नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में जो मंझा हुआ राजनेता होता है, जब वो कोई बात कहता है तो काफी ठोक बजा कर कहता है। उसकी कही हुई बात के पीछे कोई मकसद होता है, कोई मतलब होता है, और ये जरूरी नहीं कि जो बात वो कह रहा हो उसका मतलब भी कुछ वैसा ही निकले। लेकिन कई बार मामला फंस भी जाता है। कई बार राजनेताओं के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसको लेकर बाद में उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। अब देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने परसों के दिन एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, उन 48 सीटों में से 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि जो बाकी की 22 सीटें हैं उन पर शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी चुनाव लड़ने वाले हैं। इन तीनों ही पार्टियों का महाराष्ट्र में गठबंधन है जिसका नाम दिया गया है महायुति, और ये गठबंधन सत्ता में है। तो ये तीनों सत्ताधारी पार्टियां लोकसभा चुनाव भी गठबंधन करके ही लड़ने वाली हैं, और इसको लेकर इनके बीच में सीट शेयरिंग की खातिर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगी। ये बात खुद फडणवीस ने भी स्पष्ट की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 26 सीटें बीजेपी लड़ने वाली है। अब उनके इस बयान के बाद बवाल हो गया, और खास करके शिवसेना की तरफ से आपत्ति जताई गई। शिवसेना के जो सांसद हैं राहुल शेवाले, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी हमसे तो बात ही नहीं हुई है, ऐसे कैसे 26 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, कोई सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार, जो तीसरा घटक दल है, वो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आया, और उसके बाद अजीत पवार ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत को लेकर मुलाकात हुई थी। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन फडणवीस के बयान के बाद में एक सियासी हलकों में खलबली जरूर मच गई है। और इसके बाद जब ये नोटिस किया गया कि भाई फडणवीस के बयान के बाद जो बाकी के जो दोनों दल हैं उनसे नाराजगी सामने आ रही है, तो फिर फडणवीस ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कहा कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और यह बताया जा रहा है कि जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद फिर तेजी से सीट शेयरिंग को लेकर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह बात भी जो है कई लोगों को बड़ी पेचीदा लगती है कि अगर 48 में से 26 सीट अकेले बीजेपी लेगी, तो जो बाकी की 22 सीटें हैं, उन 22 सीटों में एनसीपी और शिवसेना किस तरह से बंटवारा करेंगी, क्योंकि ये दो पार्टियां हैं जिनके बीच में फिलहाल जम नहीं रही है। हालांकि ये दोनों भी बीजेपी के साथ सत्ता में ही हैं, लेकिन जो शिवसेना है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सहज नहीं महसूस कर रही है एनसीपी के आने से। पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो फिर बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत आ गया राज्य में सत्ता स्थापित करने के लिए। ऐसे में एनसीपी को साथ लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस साल एनसीपी में भी बगावत हो गई और एनसीपी को भी सत्ता में शामिल कर लिया गया। अब इसकी वजह से समस्या ये खड़ी हो गई कि जो शिवसेना के बहुत सारे विधायक जो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनका पत्ता कट होने वाला है, क्योंकि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, एक और बार मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के जो विधायक हैं, अजीत पवार के साथ आए हैं, वे भी मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन अब जब मंत्री कुछ लोगों को बनाया जाएगा, तो ऐसे में जो दोनों ही पार्टियों के विधायक हैं, बगावत करके जो आए, उनमें से जिनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, जाहिर तौर पर वे नाराज होंगे, और उनकी नाराजगी के डर से ही लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, और सिर्फ उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, हम बात कर रहे हैं, जल्द ही जो है नामों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, उनको मिल नहीं रहा है। और वैसे भी जो लोग अब अगर महीने भर में मंत्री बन भी गए, तो कितने दिनों के लिए वो मंत्री होंगे, क्योंकि अगर ये सरकार अपनी मियाद पूरी कर भी लेती है, तब भी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, उसके महीने भर पहले करीब से आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर मंत्री पद का भोग कितने दिनों तक ये लोग कर पाएंगे, ये भी है। तो ऐसे में पहले से ही
शिंदे गुट, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच वैसे ही नहीं जम रही है। और शिवसेना इस वजह से भी चिंतित है कि अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे की कुर्सी अगर चली जाती है, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर को तब तक उनकी अयोग्यता पर फैसला सुनाना है, जो उद्धव ठाकरे ने शिकायत की थी उस आधार पर। तो ऐसी स्थिति में अगर एकनाथ शिंदे को हटा दिया जाता है, उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है, तो फिर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस बात से इनकार किया कि अगर एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता जाती भी है तो विधान परिषद का रास्ता खुला हुआ है, विधान परिषद का सदस्य उन्हें बनवाया जा सकता है और वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकते हैं। खैर, उस पे सस्पेंस तो 31 दिसंबर के बाद खत्म होगा। लेकिन जहां तक संसदीय चुनाव का सवाल है, लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो ऐसे में सियासी गलियारों में फडणवीस के बयान के बाद चर्चा गर्म हो गई और उसके बाद उन्हें यूटर्न लेना पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 48 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संख्या है लोकसभा सांसदों की। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से जाते हैं। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछला चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर, अविभाजित शिवसेना ने मिलकर साथ लड़ा था और उनमें जो सीट शेयरिंग हुई थी उसमें 25 सीटें बीजेपी ने लड़ी थी, 23 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी और 25 में से 23 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 में से 18 सीटों पर, कुल मिला के उस गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। और इस बार इनका टारगेट है कि 45 से ज्यादा सीटें जीत करानी है। तो उसी को लेकर अभी सारी कवायद शुरू होने वाली है, बस हफ्ते भर का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, उनकी ओर से भी अनौपचारिक तौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि वहां पर भी जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो 22 सीटों पर अपना चुनाव लड़ना चाहता है और बाकी की जो सीटें हैं उन पर एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस के बीच में बंटवारा होगा। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो अपने पत्ते एक बार जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद खोलेगी। तो लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ भी महाराष्ट्र में हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।